जोरदार तालियों से स्वागत करिए बिप्लब देव जी का। और साथ ही इस सेशन में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। 2024 को लेकर क्या रणनीति बीजेपी की रहने वाली है, और साथ ही उसके बाद ही विधानसभा का चुनाव जो है वो हरियाणा में भी होने वाला है। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करिए बिप्लब कुमार देव जी का। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हरियाणा के प्रभारी बिप्लब जी का इंडिया न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति में चेहरे और चाल की बड़ी अहमियत होती है। चेहरा जो जनता के बीच में चले, चाल यानी कि रणनीति, उस चेहरे का इस्तेमाल कैसे किया जाए, और इन दोनों के लिए दो अलग अलग तरह की जमात होती है। एक जो स्ट्रैटेजी बनाती है और दूसरी जो जनता के बीच में खड़ी दिखती है, मन से वो हुंकार लगाती है, वायदे करती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रणनीति बनाते भी हैं और मंच पर भी दिखते हैं, यानी कि उनका जनाधार भी होता है और वो बड़े स्ट्रैटेजिस्ट भी होते हैं। और बिप्लब जी की गिनती बीजेपी में ऐसे ही नेताओं के तौर पर होती है। बड़े स्ट्रैटेजिस्ट, बड़े पॉलिटिशियन, जनाधार के बड़े नेता। हरियाणा का प्रभार है, 3 राज्यों में आपकी सरकार है जो नई नई आ गई है। उम्मीद को तो पंख लग गए होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा एक पार्टी है, वो इलेक्शन जीतने के जिस दिन जीता उसके नेक्स्ट डे से ही संगठन की काम करना शुरू कर देता है, और समय समय पर जनताओं के जो परिभाषा और इनके जो मत वो इलेक्शन के माध्यम से आते हैं। और इस जो इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन हुई है, इसमें 5 राज्यों के जनता ने भविष्यवाणी कर दिया है। और वो भविष्यवाणी क्या है, ये 140 करोड़ आबादी को मालूम है। चाहे वो मिजोरम में हो, डबल हुआ है, तेलंगाना में हो, एक से जाके वहाँ पहुँचे हैं, तो और बाकी मध्य प्रदेश में लगातार सरकार रखना ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसका श्रेय संगठन और सर्वोपरि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को देना चाहता हूँ। और जिस तरीके से हम लोग जैसे अंतिम लाइन में बैठे हुए व्यक्तियों को मुख्यमंत्री बनाते हैं, मालूम नहीं चलता ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनते हैं, ये बाकी सब पार्टी में नहीं है। एक्चुअली बीजेपी के सिवाय बाकी सब पार्टी पारिवारिक पार्टी है। हाँ। आज के दिन में एक कम्युनिस्ट बचा हुआ है, कम्युनिस्ट में भी ऐसा नहीं होता। और बाकी देश में जितने भी पार्टियां हैं आज के दिन में, नेशनल पार्टी कांग्रेस भी सेम पारिवारिक पार्टी है, उसमें कोई चांस ही नहीं है हम लोग जाके वहाँ राजनीति। कोई नौजवान बच्चे मेरे सामने जो बैठे हैं सोचेगा मैं राजनीति में जाऊं और उन पार्टी में जाए तो कभी भी सीएम नहीं बन सकता, कभी भी पीएम नहीं बन सकता। अभी भी मैंने देखा मायावती जी ने लास्ट में उनके नेपियो को ही जाके, भतीजा को ही जाके उत्तराधिकारी बनाया। तो ये सब इसलिए भारतीय जनता पार्टी एकमात्र भारत की पार्टी है जिसमें हमारे न्यू जनरेशन जा सकता है, अपना भविष्य बना सकता है, फ्यूचर तैयार कर सकता है, अपने ओपिनियन रख सकता है। क्योंकि राजनीति में स्टूडेंट्स को आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम सोचेंगे हम भाई प्रोफेशनल्स ही बनेंगे और राजनीति में नहीं आएंगे, तो आप सीएम नहीं बनेंगे तो देश की कानून व्यवस्था आप नहीं बना सकते। इसलिए मैं जो मेरिट में स्टूडेंट है, मैं इनको आपके माध्यम से आह्वान करूंगा, राजनीति में ज़रूर आए और अपना अधिकार के साथ आपका ना जो मेरिट है वो जनता। बिप्लब जी देश के नौजवानों से ये कह रहे हैं कि आप राजनीति में आए, नौजवानों की ज़रूरत राजनीति में है, और आप यंगेस्ट सीएम रहे हैं इस देश के, त्रिपुरा से। जो प्रभार होता है राज्यों का, फिल्में देखने में पर्दे पर शानदार दिखती हैं, लेकिन लोगों को डायरेक्टर बाद में याद आता है कि डायरेक्टर था वो। जिसके पास प्रभार होता है उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। 3 राज्यों में आपकी प्रचंड जीत है,
मिजोरम में आपकी सरकार साझे की होगी, तेलंगाना में आपने अच्छा किया है, हरियाणा आपके पास है। मैंने देखा है कि आप दो चीज़ें लेके चलते हैं, एक हरियाणा का लाल, एक भारत का कमाल, यानी कि मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी। इन दोनों को लेकर के बिप्लब देव हरियाणा में अपनी जीत की, मैं 2024 और हरियाणा विधानसभा चुनाव दोनों के लिहाज से कह रहा हूँ, कितनी उम्मीद करके चल रहे हैं? रणनीति क्या है आपकी? देखिए, उम्मीद पे ही, आशा पे ही भविष्य तैयार होता है। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के मन में आशा है, विश्वास है, और इसको और भी मजबूती देता है नरेंद्र भाई मोदी जैसा लीडरशिप। तो ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के पास है। और हरियाणा में जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर जी ने काम किया है, मुझे आप बताइए, हरियाणा में बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा। एक होता है, एक मुख्यमंत्री का काम जो है ऑफिशियल होता है, वो सिस्टम में काम करता है, किंतु आप पीछे जाके देखेंगे जो इनको याद किया जाए ऐसा व्यतिक्रमी काम कौन से मुख्यमंत्री ने हरियाणा में किया है? विधिवत जो नियम है उसमें काम करता रहता है, किंतु व्यतिक्रमी काम किया, मुझे एक मुख्यमंत्री का नाम बताइए। किंतु मैं बहुत गर्व से मनोहर लाल खट्टर जी का नाम इसलिए ले सकता हूं कि उन्होंने बिना पर्ची और बिना खर्ची और ट्रांसफर पोस्टिंग में ट्रांसपेरेंसी जो लाया है, ऐसा काम किसी मुख्यमंत्री ने कभी भी हरियाणा में नहीं किया है। इनके बहुत सारे काम है, 550 स्कीम है, उन्होंने स्वामित्व लागू किया है, उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी लागू किया, पीपीपी लागू किया है, उन्होंने ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट नीति लाया है। किंतु मैं सबसे बड़ा काम उनका जो है, जो हरियाणा में कठिन था, जो बच्चों को पढ़ाने के बाद माता पिता सिस्टम मानते थे, जो उसका नौकरी के लिए 20 से 25 लाख रुपया आपको रखना पड़ेगा क्योंकि बाद में उसको नौकरी दिलाना है, वो आज माता पिता उस अभिशाप से निकल गए हैं। और व्यतिक्रमी काम मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व जिस तरीके से देश में काम हुआ है, पर्सनल बेनिफिट, आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ, वो तो आपने देखा, सब में हमारा बहुत स्पीड ज्यादा है, किंतु पर्सनल बेनिफिट, व्यक्तिगत तौर पे किसानों को मदद करना, एमएसपी लागू करना और किसानों के लिए स्कीम लागू करना, इसको इम्प्लीमेंट करना। पहले होता था कोई स्कीम लागू हुआ तो 5 साल तक स्कीम लागू हुआ ये सुनते थे। मोदी जी के समय देशवासी ने पहली बार देखा कोई स्कीम इम्प्लीमेंट होता है, वो टाइम बाउंड रहता है, टाइम में वो स्कीम लागू भी हो जाता है और लोगों को उसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो ये नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक नया ईरा तैयार किया देश में, जो कि ये सब लोग विश्वास करते थे ये यूरोपियन कंट्री में हो सकता है, जापान में हो सकता है, कोरिया में हो सकता है, भारत में कैसे हो सकता है? आज डिजिटाइजेशन में, डिजिटल पेमेंट में हम 41% है पूरे दुनिया के। तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था जो डिजिटल पेमेंट भारत में होगा। जब डेबिट कार्ड आया था देश में, उसके बाद क्रेडिट कार्ड आया, और आज एक पैन कार्ड में आपके पूरा हिस्ट्री निकल के आते हैं, ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। तो ये मोदी जी ने लाया है। हरियाणा कितना इम्पॉर्टेंट है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 25 साल से लेफ्ट की सरकार त्रिपुरा में रही, गढ़ माना जाता रहा, उसको हटाने में इंस्ट्रूमेंटल रोल अदा किया, उस व्यक्ति को हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कहीं भी जिक्र में नहीं था, उसको हरियाणा की कमान सौंपी प्रधानमंत्री ने। हरियाणा में लंबे समय तक प्रधानमंत्री ने खुद काम भी किया है। तो हरियाणा का इम्पोर्टेंस इस लिहाज से माना जा सकता है, देश के सामने भी मैं रखना चाहता हूँ। राहुल गांधी जब जा रहे होते रास्ते में तो धान हरियाणा में होते हैं और आपकी सरकार पर सवाल वो वहीं करते हैं। चैलेंज है वो एक। देखिए, जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया, उस व्यक्ति का जितना कम नाम लेंगे उतना देश के लिए और जनता के लिए लाभ है। इसलिए मैं उस जगह में जाना ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं तब से सुन रहा हूँ नेता बन रहे, प्रधानमंत्री बन रहे, अब तक नहीं बना। और मैंने ये देख लिया इस देश में, जो प्रधानमंत्री बन रहे वो बनता नहीं, बना भी नहीं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के और आके देश के प्रधानमंत्री बने। और इस तरीके से मैंने देखा, जिनका नाम इस तरीके से आया, कोई भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। प्रधानमंत्री देश की जनताओं का आशीर्वाद के साथ साथ
मैं मानता हूं भारत जैसा देश का प्रधानमंत्री बनना ईश्वर का कुछ होता है तभी बन सकता है। काम तो जरूर करना पड़ता है और आपके काम के साथ साथ आपका लगन, विश्वास और ईश्वर के आशीर्वाद, जनता के आशीर्वाद ये चाहिए। और इसलिए मैं मानता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व जिस तरीके से देश के एक नया याम तैयार हुआ, एक न्यू इरा तैयार हुआ। हम देश इकोनॉमी में आज 5वें स्थान में है दुनिया में, और साथ ही साथ हरियाणा भी जिस तरीके से डबल इंजन के सरकार काम कर रहा है, एक निष्पक्ष रूप से काम करता है, ऐसा हरियाणा ने कभी देखा नहीं था। एक डिस्ट्रिक्ट के सीएम होगा तो उस डिस्ट्रिक्ट में ही काम करेगा। मैंने ऐसा देखा, आप लोगों को भी मालूम है, मनोहर लाल पैन हरियाणा चीफ मिनिस्टर है, वो पूरे हरियाणा का चीफ मिनिस्टर है। पहले चीफ मिनिस्टर ऑफिशियली होते थे, किंतु जहां से होगा तो उस एरिया का ही डेवलपमेंट करेगा, ऐसा था। तो मनोहर लाल जी ने इस तरीके से नहीं किया, क्योंकि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो आज भी कार्यकर्ता है और डाउन टू अर्थ है, साधारण आदमी जैसा रहता है, उनके चाल चलन भी ऐसा ही है। तो इसलिए मैं कोई बड़ाई नहीं करूँगा, मैं हरियाणा के जनता को पूरा तो नहीं समझ पाया, किंतु थोड़ा बहुत समझता हूँ, उनके प्यार मुझे मिला है और मेरा पूरा विश्वास है 2024 में जो आप पूछ रहे थे, 2024 में लोकसभा में भी 10 के 10 सीट माननीय प्रधानमंत्री जी को उपहार देंगे, आशीर्वाद देंगे, और साथ ही साथ हमारे तीसरी बार भी सरकार जरूर बनेंगे जनता के आशीर्वाद से, 36 बराबरी से। 2024 का जिक्र आपने किया है, मैं उसको, ये जो नतीजे राज्यों के आए हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अलग अलग लोगों को कमान दी है, ये है कि नई पीढ़ी को कमान देना है और बीजेपी की नई लीडरशिप तैयार करनी है। तो असम से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उत्तराखंड से लेकर के महाराष्ट्र तक, और अब इन 3 राज्यों में यह जो नई पीढ़ी आ रही है, और अचानक से फैसले आते हैं, लगता नहीं है कि कोई रेस में नहीं है और अचानक होता है कि वो फैसला दे दिया जाता है। ये फैसले 2024 के लिहाज से लिए जा रहे हैं। यह नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत, तो विकसित भारत के सपने को पूरा करने तक जो जमात या जो पीढ़ी जा सकती है उसको कमान दो। ये किस लिहाज से फैसले लिए जा रहे हैं? देखिए, ये नरेंद्र भाई मोदी जी का काम करने का जो तरीका है, इसमें सभी समय नयापन रहता है। इसलिए मोदी जी हर सुबह जब होता है, जब उठते हैं, तो लोग पूरे देश के, पूरा देश नहीं पूरा दुनिया के जनता देखते रहते, दुनिया के लीडरशिप देखते रहते, मोदी जी आज क्या करेगा। क्यूरियोसिटी बना रहे, वही तो लीडरशिप है। सब कुछ आपको पहले से ही मालूम है, तो आपके अंदर कहाँ के लीडरशिप। आप जीवित रहना है, जीवंत रहना है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय लेने का जो एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया पे नयापन है, और नयापन के साथ न्यू जनरेशन रहता है जी। क्योंकि आप माने प्रथागत नियम के हिसाब से चले, सबको मालूम है इतिहास, किंतु साथ साथ आपके माध्यम से नया कुछ होगा, और ऐसे आप करते हैं तो आपके प्रति लोग आकृष्ट होता है, और वो लीडरशिप में बहुत जरूरी है। और मैं जो आपके सामने बोला, न्यू जनरेशन जो है वो नयापन के साथ जाता है। देखिएगा, मैं जितना इंटरनेट में जाके नया कुछ आया, मुझे मालूम होने के पहले मेरे बेटा जो 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 कॉलेज में, बस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, बस स्कूल में पढ़ता है, उसको मालूम पहले है कौन सा ऐप आ गया। मेरे जानने के पहले मेरे उसको पता होता है, क्लास 8 क्लास 7 के बच्चों को पता है। तो इनको नयापन के पास जाता है। वो उनको जो मैं कभी बोलता हूँ, ये पापा ये तो पुराना हो गया, ये तो बहुत पुराना, अभी आपको मालूम चला। तो वो जो तरीका है वो माननीय प्रधानमंत्री में है, वो आज भी जुबा है। मैं कहता हूं देश के सबसे बड़ा जुबा कोई है तो नरेंद्र भाई मोदी की, उनका सोच जुबा है। मैं उनका एक बयान सुन रहा था, तो ये कह रहे थे कि देखिए, आप ही लोगों को कह रहे थे, जो पार्टी के नेता थे, कि अगर कोई आदमी कह दे कि तुम ये बन रहे हो तो ये समझ लो कि नहीं बन रहे हो। कोई कह भी दे कि तुम्हारे बारे में ये फैसला हो गया है, तो 2 बार क्रॉस चेक कर लो कि फैसला हुआ है कि नहीं हुआ है। एक व्यवस्था है और व्यवस्था के फायदे के लिए व्यवस्था अपने तरीके से एक अनुशासन में फैसले लेती है। इसमें 2 बातें आती हैं। पहली बात ये आती है कि जो लोग ये मान कर चलते हैं कि मैं तो, मेरे पिताजी तो, मेरे दादाजी तो मुझे मिल जाएगा,
उसको आप रद्द करते हैं। दूसरा ये है कि जो लोग लगातार काम कर रहे होते हैं उनको लगता है कि बहुत मेहनत करनी और बहुत लगन से आगे बढ़ने के लिए संभावनाएं आपके लिए बनती हैं, जैसे आप हैं पार्टी में आपकी तरह के लोग। अगर इस तरह की संभावनाएं दूसरे दलों में नहीं हैं, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, क्या आप ये नहीं मानते हैं कि ये अचंभा देना है कि जो सोच रहे होता ही नहीं है? मैं वही तो आपको बोला है, ये नरेंद्र भाई मोदी में क्वालिटी है। और वो आज से नहीं, मोदी जी जब मुख्यमंत्री रहे हैं तब भी मोदी जी ने इस तरीके से ही काम किया है। और जो प्रथागत नियम के हिसाब से लंबे समय कांग्रेस ने शासन किया है देश को, लंबे समय, तो वो एक धारा में शासन किया था, एक धारा ही चलते थे, ऐसे ही करना है, प्रधानमंत्री का काम ऐसा ही है, ऐसे निर्णय होगा, निर्णय के पहले ही पता चल जाएगा, मीडिया को पहले जानकारी होना चाहिए, पहले मीडिया में कौन जाके पहले बता देगा वो बड़ा नेता बन जाता है। आज तो आप लोगों के लिए भी दिक्कत है, आप लोगों को कितना आप लोग कोशिश करते हो, इसका नाम लाते हो, उसका नाम लाते हो। एक तरह अच्छा भी, आप लोग कितने लोगों को सीएम बनाते हो, बाद में इनमें से कोई भी नहीं रहता, ऐसा नाम आता है जिसका नाम आप लोगों ने किसी ने नहीं सोचा। तो ये आपके लिए भी एक टीआरपी मिलता है, आप लोग दिखाते रहो, तो इसको दिखाया उसके दिखाया, आपका चैनल भी चलता रहता है। तो आपको माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद आप लोगों को भी देना चाहिए, जो इनके कारण से, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्णय के कारण से आपका भी 2-4-5 दिन अच्छा टीआरपी मिलता है। वो एक फिल्मी डायलॉग है ना कि हम जो कहता है वो करता है और हम जो नहीं करता है पक्का करता है। मोदी जी के लिए ये है कि जो रेस में दिखता है वो नहीं होता है, जो रेस में नहीं दिखता है वो पक्का होता है। तो ये एक अलग तरीका आपका हो गया। इसीलिए मैं पहले बोला ना, मेरे सामने जो हमारे न्यू जनरेशन नौजवान बैठे हुए हैं, इसीलिए मोदी जी पसंद करता। मैं उस दिन, हमारे एक संकल्प यात्रा चल रहा है अभी, तो मैं झज्जर में गया, इस गांव में मेरे सामने स्कूले बच्चे बैठा हुआ है, क्लास 9 की, क्लास 8 की, वोटर नहीं है। तो मैं ऐसे ही पूछते समय बोला, अगले 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको वोट दोगे? नेता लोग बोलता ही है, तो सब लोग बोल रहे हैं हाँ मोदी को देंगे। मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठी हुई थी, लड़कियां क्लास 8 की है, वो भी बोल रहा है मैं भी मोदी को दूंगा। हम बोला बेटी तेरे तो अभी भी वोट हुआ नहीं, 18 साल नहीं हुआ। तो इससे मालूम चलता है जिसका वोट अभी बना नहीं, वोटाधिकार नहीं हुआ, कि 18 साल हुई नहीं, वो भी मोदी को ही पीएम देखना चाहता है। ये सबसे बड़ी बात है, जो कि छोटे क्लास 8 के बच्चे सोचता है ना, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी होना चाहिए। आप जो कह रहे हैं, मुझे लगता है कि देश में यह मानस है, लोग समझते हैं। आपका जो विपक्ष है वो नरेंद्र मोदी की ताकत का अंदाज़ा कर चुका है कि वो अकेले तो नहीं लड़ सकता है, गठबंधन बहुत ज़रूरी है। और 3 राज्यों में जो सरकारें आपकी बन रही हैं, उसने भी उन लोगों को इस तरीके से समझाने की कोशिश कर दी है। संदेश है जो INDA गठबंधन है, हो सकता था कि पहले वो सोच रहे हों कि नहीं हम इसके बगैर भी चलेंगे, लेकिन अब वो लोग सजग हो गए हैं। यह गठबंधन बहुत मजबूती से 1 to 1 अगर बीजेपी के मुकाबले, NDA के मुकाबले में लड़ता है, तो आपके लिए ये लड़ाई कितनी मुश्किल दिखती है? देखिए, बीजेपी हर इलेक्शन को चैलेंज मानता है। हम ऐसा नहीं है आज हम 3 राज्य में सरकार बना लिया, 2 राज्य में हमारा जो MLA द्विगुना हो गया, तिगुना हो गया, हम इसी में शांति से बैठे नहीं रहते। मैंने पहले ही बोला, हम जिस दिन किसी स्टेट में इलेक्शन होता है, नेक्स्ट डे से काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हर इलेक्शन एक चैलेंज होता है, कुछ सीखने को मिलता है और कुछ तजुर्बा होता है इससे। इसलिए बीजेपी ऐसा एक संगठन है, ऐसा एक पार्टी है जो कि सभी समय काम करता है। सीजनल पॉलिटिक्स बीजेपी नहीं करता, बीजेपी इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करता है, बीजेपी देश के हित में काम करता है। तो ये दोनों बीजेपी के कोर जो मनोभाव है वो है। इसलिए हमारे जो पार्टी में जो अभी ये इलेक्शन हमने सब जीत गए, इसलिए हम 2024 ऐसे बैठे रहेंगे, जीत जाएंगे, ऐसा सोच हम नहीं रखते हैं। आज भी पूरे देश में संगठनात्मक काम किसी पार्टी का सबसे ज़्यादा चल रहा है, हमारा ही चल रहा है। अभी भी देखिए हमारा यात्रा चल रहा है, 25 जनवरी तक वो चलता रहेगा। मोदी जी ने जिन जिन को स्कीम दिया है, जिनको नहीं मिला है, सरकार उनके
गांव में पहुंच गया है, वो वैन में लेके जा रहा है, वहां जाके जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना घर अभी तक नहीं मिली, बा आवास योजना प्रधानमंत्री शौचालय नहीं मिली, बा उज्ज्वला योजना नहीं मिली, बाकी सब सुविधा नहीं मिली, इनको वो ऑन द स्पॉट गांव में जाके फॉर्म फिलअप करना, उनको अधिकार देना, ऐसा भारत में कभी भी किसी ने कभी नहीं देखा। ये पहली बार नरेंद्र भाई मोदी, जो सरकार आपके द्वार पे है, ऐसा बोली बहुत सुना है किंतु सरकार आपके द्वार पे है, ये पहली बार देखा है मोदी जी के ज़माने में। इसलिए मैं कहता हूँ हम लोग सभी समय अपने कोई भी इलेक्शंस हो हम सीरियसली लेते हैं, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी हो, मेरे सामने जो बैठा है विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं, ये एक बार फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया तो इसे सोचेगा मैं सेकंड एग्जाम में भी फर्स्ट डिवीजन में जाऊंगा, ऐसा नहीं, वो लगातार पढ़ता रहता है, तभी जाके वो लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। विप्लव जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके संगठन ने ये बताया है कि संगठन को चुस्त दुरुस्त कैसे रखा जाता है, सबल कैसे किया जाता है, नतीजों की परवाह किए बगैर लगातार कैसे काम किया जाता है और अपनी सरकार की योजनाओं को लोगों तक कैसे पहुँचाया जाता है। नतीजे आपके हक में आ रहे हैं तो उसका कारण आपका संगठन भी है और दिन रात काम करने की लगन भी है। आप आए, आपने अपनी पार्टी की बात रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया बिप्लब देव जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए, बहुत शानदार ये चर्चा रही। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति होने वाली है और साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें विस्तार से चर्चा की।